अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम कर रहे थे बिलिरुबिन बाइल और सारे से रिलेटेड जो भी लिवर पैथोलॉजी है, तो उसमें मैंने आपको यहाँ तक तो सारी कहानी समझा दी थी। अब हम बात करेंगे कोलिस्टेसिस की। कोलिस्टेसिस बेसिकली कोल का वर्ड आपने नोट किया होगा, हमने बाइल के लिए हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्टेसिस के नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ जो रुक जाती है। तो बेसिकली जब आपका बाइल की जो ड्रेनेज है, आपको पता है कि फॉर्मेशन बाइल की कहाँ पर होती है, लिवर में, हिपैटोसाइट्स में। उसके बाद कुछ जो बाइल है वो आपकी बिलियरी कैनालिकुलाम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके लिवर है ना, उसके हमने कुछ जाहिर सी बात है, हमने कहा था बिलियरी कैनालिकुलाई होते हैं। ठीक है, बहुत सारे, उनसे एक आपकी राइट साइड ऑफ लिवर से बनती है राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ लिवर को जो ड्रेन करी होती है फंक्शनल लोब्स ऑफ लिवर, ये सारे हमने एनाटॉमी में पढ़े थे। ठीक है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर को ड्रेन करी होती है वहां से निकलती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और कुछ जो बाइल है जो एक्स्ट्रा आपकी होती है वो आपको एक गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होती है, और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक है, ये नाम सारे याद रखने के। गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर्ड है और फिर उससे जो डक्ट निकल रही है वो सिस्टिक डक्ट है। उसके बाद जो लिवर में बाइल बन रही है और वो छोटी छोटी बाइल कैनालिकुलाई से सारी से निकल के, आपको पता है ना बनती तो कहाँ पर है, आपके हिपैटोसाइट्स में सारे प्रोसेस हो रहे थे। बाइल में है क्या था, मैंने आपको याद है बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं इसमें, बिलिरुबिन होता है और बाइल सॉल्ट्स या बाइल एसिड्स होते हैं। वो जो एसिड या सॉल्ट है वो तो आपके लिवर के अंदर ही बनता है, और बिलिरुबिन भी आपके लिवर के अंदर ही, मैंने बताया था किस तरह से हीम आता है और उसके सॉरी आता है बिलिरुबिन और उसकी कॉन्जुगेशन होती है एंड ऑल दैट। उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जीनोबायोटिक्स हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल है, एक्स्ट्रा फैट है, ये सारी चीज़ें भी आपके बाइल में होंगी। अच्छा, ये आपकी सारे बिलियरी कैनालिकुलाई मिलकर राइट साइड से राइट हिपैटिक डक्ट बनाते हैं, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। फिर ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट अलॉन्ग विद सिस्टिक डक्ट ये सारी मिल जाती हैं। जब ये मिल जाती है, पहले राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलेंगे तो हम कहेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, उसके बाद जब सिस्टिक डक्ट इनके साथ मिलेगी तब हम कहते हैं इसको कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये आपकी बाइल डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट ये जाती है और बिल्कुल एंड में पेनक्रियाटिक डक्ट भी इसके साथ मिल जाती है, और ये दोनों मिलकर ड्यूडेनम में एम्प्टी हो जाते हैं। अच्छा, अब ये तो है आपका नॉर्मल सा प्रोसेस। इसमें अगर हमारे पास कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी ऐसा मसला जो अंदर या तो लिवर के आपकी बाइल को ड्रेन होने से रोके, यानी सपोज जैसे मैंने भी आपको बताया था कि सेल्स में बाइल की जो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन है, यानी बाइल सॉल्ट्स वगैरह सब सही बन रहे हैं और वो आपके बिलियरी ये जो थोड़े से ट्रीज हैं इनमें आ गई है, लेकिन कोई लिवर में ऐसी पैथोलॉजी होगी है कि जो इंट्रा हिपैटिक आपके बिलियरी कैनालिकुलाई है यहाँ से बाइल आगे नहीं आ पा रही, तो मतलब ये सारा रास्ता खाली रह जाएगा ना, तो ये भी प्रॉब्लम है। या फिर हो सकता है कि जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ पर कोई ऐसी चीज आ गई जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है और आगे नहीं बाइल को जाने दे रही, तो ये भी प्रॉब्लम है। किसी भी वजह से अगर आपकी बाइल की फॉर्मेशन या ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसको हम कोलिस्टेसिस कहेंगे। ठीक है, कोलिस्टेसिस एक बहुत ब्रॉड टर्म है। दो लफ्ज आपको मैंने अभी बताने हैं कि एक जो हमारे पास होता है ये इंट्राहिपैटिक बिलियरी ट्री, जो कुछ आपके लिवर के अंदर है, यानी आपकी छोटी छोटी ये बाइल कैनालिकुलाई और ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स जो लिवर के अंदर इतना इनका जितना पोर्शन है वो सब आपका इंट्राहिपैटिक बिलियरी ट्री कहलाता है, बाइल का वो सारा ट्री जो लिवर के अंदर है। और लिवर से बाहर जब ये निकलेगी तो सिस्टिक डक्ट होगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट होगी, कॉमन बाइल डक्ट है, और जब तक ये ड्यूडेनम में एम्प्टी नहीं होते ये सारा सिलसिला, ये सब कुछ आपका है एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी ट्री। ठीक है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ गई तो ज़रा बाइल की ड्रेनेज वो नॉर्मल नहीं होगी, यही बात समझने वाली। इसको हम मैंने 4 मेजर ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड कर दिया और इन्हीं को हमने आगे इस पूरे जो हमारे लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करने। पहली है कि बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, अब बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन आपके एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी ट्री में होती है, यानी यहाँ पर। ठीक है, और वो मोस्ट कॉमनली आपने पढ़ा होगा कि हम नहीं कहते कि स्टोन की वजह से हो सकती है, तो वो स्टोन आपकी मोस्ट कॉमनली तो हम पित्ते में पथरी कहते हैं ना, गॉल स्टोन्स होती हैं, चलो वो तो यहाँ पर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी बाइल डक्ट में भी स्टोन होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि सर्जरी करते हैं लोग और सर्जरी में पित्ते की पथरी निकालनी होती है, यानी आपके गॉल ब्लैडर की पथरी निकालनी होती है, और कोई एक मतलब मल्टीपल स्टोन्स यहाँ पड़ी हुई होंगी, कोई एक स्टोन उनसे मिस हो जाएगी, वो सिस्टिक डक्ट से पास होते हुए बाइल डक्ट में आके यहाँ पर फंस जाएगी, और वो फिर आपको बाद में पेशेंट कॉम्प्लिकेशन शो करती है, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव नहीं होते, उसका दर्द रिलीव नहीं होता। अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि भाई वहाँ पर तो स्टोन है। तो ये एक हमारे पास प्रॉब्लम होती है, मोस्ट कॉमन यही ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसको हम लिथियसिस का वर्ड हमेशा स्टोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोलिडोकोलिथियसिस। ठीक है, सीबीडी में जो आपकी स्टोन होती है। अच्छा, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के और भी रीजन है, ज़ाहिर कोई सिस्ट हो सकता है, कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर उस पर जोर डाल रहे हैं, और कोई सर्जरी की है अगर बाइल डक्ट की, तो सर्जरी के बाद आपको पता है ग्रोथ एक्स्ट्रा बन सकती है, स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, देयर आर मल्टीपल रीजन। नियोनेटल कोलिस्टेसिस होता है, अभी हम डिस्कस बाद में करते हैं किस वजह से होता है, जो बिल्कुल पैदाइश के फौरन बाद होगा।
बिलियरी एट्रीजिया ये वो होता है कि आपका जो बाइल का ये ट्री है, स्पेशली जो एक्स्ट्रा हेपेटिक ट्री है, वो 3 महीने के बच्चे के अंदर अंदर उसकी डेवलपमेंट या कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो 3 महीने से छोटे बच्चे में सही से नहीं काम करता, और जिसकी वजह से उसको कोलिस्टेसिस के सिम्टम्स आते हैं। और तो चौथा जो कोलिस्टेसिस हो सकता है, एक ब्रॉड कैटेगरी है, वो है ऑटो इम्यून डिजीजेज में बहुत सारी हैं, अभी हम 2-3 उनमें से पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया कोलिस्टेसिस। अगर हम जनरल कोलिस्टेसिस के सिम्टम्स की बात करें ना, कि आपकी जो बाइल है वो नहीं आगे जा पा रही, जनरल बात करें, अभी हमने कॉज की बात नहीं की, तो यही होगा डेफिनेटली आपके जहन में आना चाहिए कि बाइल का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है ना, ये तो सबको पता है ग्रीन कलर होता है, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स ऐसे होते हैं कि ओवरऑल इसका कलर ग्रीन देते हैं। तो यहाँ पर आपको बिलियरी कैनालिकुलाई में बाइल ग्रीन कलर की नजर आएगी, सारों में ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, फंसी हुई बाइल आपको मिलेगी। उसके साथ आपको क्या मिलेगा, जब ये बाइल आपके छोटे छोटे हेपेटोसाइट्स में प्रेजेंट होगी ना, तो आपकी हेपेटोसाइट्स की, उसको कहते हैं हम करेक्टरिस्टिक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फेदरी डिजेनरेशन हो जाती है, ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली ये जो आपके बाइल पिगमेंट्स है ना, यही वाले जिनकी मैंने बात की है, सारे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, ये सारे बाइल पिगमेंट्स होते हैं, और भी थोड़े बहुत माइनर और भी हैं। ये जब आपके हेपेटोसाइट्स के अंदर एक्यूमुलेट होते जाएंगे, बिकॉज आगे का रास्ता बंद है तो ज़रा पीछे ही एक्यूमुलेट होंगे, तो वो अपीयरेंस इस तरह के देते हैं, फोमी सी अपीयरेंस आपके हेपेटोसाइट्स कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फेदरी डिजेनरेशन हो जाती है, ठीक है, फोमी सी अपीयरेंस आने लग जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा एमसीक्यू वाइवा में आता है, याद रखना आपने। और बाकी ज़ाहिर आपको सारे ट्री में बाइल ऑब्स्ट्रक्टेड सी नजर आती है। अब जरा सी अगर बात करें हम सबसे पहले इसके कॉज पे, विच इज बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, बहुत बड़ा ग्रुप है बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ये आपकी जो बाइल डक्ट है इसकी ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री की बात करें, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हेपेटिक ट्री है। इसमें सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी, स्टोन हो सकती है, एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलीलिथियसिस, इसको हम कहेंगे, कोली का मतलब है कि आपके बिलियरी ट्री और बाइल से रिलेटेड कोई बात है, लिथियसिस का मतलब है स्टोन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक से साफ पता चल रहा है कि हमने कहा है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री में स्टोन आके फंस गई है, जो किसी भी वजह से हो सकती है, पीछे की कोई स्टोन हो सकती है, हो सकता है कैल्शियम में कोई ऐसी ओवरलोड था जिससे यहाँ पर ही स्टोन बन गई। मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर कोई आ सकते हैं इसके ऊपर, इस जगह पर ग्रो किया हुआ जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, पोस्ट सर्जिकल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। इन एनी केस आपकी बाइल आगे ड्रेन नहीं हो रही, चाहे जो भी मसला होगा। अब इसमें हमारे पास एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, जब बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो ये कि डेफिनेटली मैंने आपको 1000 दफ़ा ये बात बताई कि जब भी किसी जगह पर कोई लिक्विड चीज़ रुकी रहती है तो वहाँ पर जरासीम पैदा होते हैं। हमने क्या कहते हैं, पानी जो खड़ा रहता है बहुत लंबे अरसे तक, तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, हम ये कहते हैं ना। इसी तरह जब बाइल पीछे बहुत अरसे तक ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैक्टीरिया उसमें पैदा ना हो। तो बैक्टीरिया यहाँ पर आकर सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं उसके बाद कोलेंजाइटिस, ठीक है। तो कोलेंजाइटिस का वर्ड जब भी आएगा ना आइटिस का, तो आपने ये बात समझ जानी कि ये कोई इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो गया। तो बैक्टीरिया यहाँ पर कर देते हैं असेंडिंग कोलेंजाइटिस के नीचे से ऊपर, क्योंकि वो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन तो नीचे थी, बाइल डक्ट में थी, और उधर से वो ऊपर लिवर की तरफ जा रहे हैं, तो इनको ये कर देते हैं असेंडिंग कोलेंजाइटिस। और उसकी भी ज़्यादा सवेयर फॉर्म ये होती है कि वो साथ आपकी पस भी बन जाए, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अक्सर पस बन जाती है। जब पस बन जाता है तो उसको हम कहते हैं सपरेटिव कोलेंजाइटिस। और आपको पता है कि जब पस बन जाएगी तो बैक्टीरिया के फैलने का और सेप्टिसीमिया ब्लड में होने का खतरा और बढ़ जाता है, और जब ब्लड में सेप्टिसीमिया हो जाता है तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर इसी तरह ये बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की अगर मॉर्फोलॉजी की मैं बात करूं तो आपने याद रखना है कि दो हमारे पास सिनेरियो होते हैं। एक ये है कि एक्यूट बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, एक क्रॉनिक बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। अगर एक्यूट होगी तो आपको एकदम से, मतलब जब आप देखेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बाइल डक्ट जो है वो डायलेटेड और पीछे का सारा एरिया डायलेटेड नजर आएगा। उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हुआ है तो थोड़े बहुत न्यूट्रोफिल्स भी आपको साथ मिलेंगे। फिर हमारे पास एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डक्ट्यूलर रिएक्शन। डक्ट्यूलर रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई चीज जब मुसलसल यहाँ खड़ी हुई है तो इस जगह को डायलेट करी और रिजल्ट में उस जगह के सेल्स अपने आप को हाइपरप्लेजिया करके उधर का एरिया बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपकी बाइल की रेलिकुलाई और डक्ट्यूल्स होती है ना, इनका भी हाइपरप्लेजिया हो जाता है क्योंकि इनमें बाइल बहुत ज्यादा खड़ी रहती है, तो उसको हम कहते हैं डक्ट्यूलर रिएक्शन। तो एक्यूट में आपको थोड़ा सा डक्ट्यूलर रिएक्शन मिलेगा क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं गुजरा होता, और उसके साथ आपको डेफिनेटली एक्यूट है तो वो कोलेंजाइटिस तो कर ही सकता है। अच्छा, क्रॉनिक अगर आपकी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है बहुत लंबे अरसे से, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के जो साइन सिम्टम्स आपको पता है उनमें हमेशा इंपॉर्टेंट चीज है फाइब्रोसिस। तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर वेसल्स डायलेटेड है थोड़ा बहुत डक्ट्यूलर रिएक्शन भी आपको मिलेगा, और उसके साथ आपको वेसल्स में फाइब्रोसिस मिलेगा। डेफिनेट सी बात है, स्कारिंग और फाइब्रोसिस तो हमेशा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में होता है। उसके साथ आपके जब हेपेटोसाइट्स में, जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया कि बाइल बहुत ऐसे खड़ी रहेगी तो फेदरी डिजेनरेशन होगी, उनके अपीयरेंस फोमी छोटे छोटे से सेल जैसी हो जाएगी जैसे हमारे पास मेलिडाइक बॉडीज है। और यही बाइल जब खड़ी रहती है तो आपको पता है कि जिसके सिस्टेमिक सिम्टम्स है वो तो आने ही आने हैं। आपका बाइल के मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे दो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, एक है कि उसने
फैट की इमल्सिफिकेशन यानी डाइजेशन का पहला स्टेप करना है, ठीक है। अगर ये नहीं होगी तो फैट डाइजेस्ट नहीं हो सकता। और दूसरा उसमें एक्सक्रीशन करनी है वेस्ट मटेरियल्स की। अब ये दोनों स्टेप्स नहीं होंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते थे। आपका फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इंडाइजेशन के सिम्टम्स आएंगे, विटामिन ए डी ई के आपके फैट सोलेबल विटामिन की कमी होने लग जाएगी, आप फैट को डाइजेस्ट कर नहीं सकते, आपको एब्डोमिनल पेन और डायरिया हो सकता है, होने लग जाए एंड ऑल दैट। जब एक्सक्रीशन नहीं होगी इंपॉर्टेंट चीज़ों की तो आपको सबसे पहले तो जॉन्डिस अपीयर होगा, येलोनेस हो जाएगी स्किन स्क्लेरा की। उसके बाद आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स जब आपके ब्लड में आएंगे जिनने सिक्रीट एक्सक्रीट आउट होना था तो वो ब्लड में सिम्टम्स करेंगे आपके। कोलेस्ट्रॉल जब एक्स्ट्रा आ जाता है ब्लड में तो वो जगह जगह पर स्किन में कलेक्ट होने लग जाते हैं और वो बना देते हैं ज़ैंथोमास, ठीक है। स्किन में जो बनते हैं ना कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन, छोटे छोटे से येलो से कलर के रेज स्पेशली आपकी आईज के अराउंड बन जाते हैं, वो ज़ैंथोमास बनने लग जाते हैं। इसी तरह इचिंग और प्लूराइटिस स्किन पे होने लग जाती है। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से होती है। तो ऑल दिस हैपन ड्यूरिंग द एनी काइंड ऑफ कोलिस्टेसिस, ठीक है, सिस्टेमिक सिम्टम्स। अब अगर बात करें थोड़ी सी नियोनेटल कोलिस्टेसिस की, तो जो छोटे बच्चों में होगा वो मोस्ट कॉमनली डेफिनेटली कोई डेवलपमेंटल एनोमली की वजह से होगा। तो बेसिकली आपके न्यूनेटल जॉन्डिस को ना हम फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो कैटेगरी है जो कि आपकी डेवलपमेंटली ठीक बना ही नहीं है, ठीक है। आपका बिलरी ट्री या एक्स्ट्रा हेपेटिक एंड्रोहेपेटिक कोई भी ऐसा ट्री है जो सही से बना ही नहीं है डेवलपमेंटल, और इसके साथ बच्चे को डेफिनेटली बाकी डेवलपमेंटल एनोमलीज भी होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका खाली बिलरी ट्री इफेक्ट हो। अगर किसी बच्चे का इफेक्ट होगा तो उसमें हार्ट, लंग्स, लिवर की फॉर्मेशन में, डेवलपमेंट में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी और भी आपको मिलेगी, और उसमें फिर ज़ाहिर आपको सर्जिकली उसको करेक्शन करनी पड़ती है। जो दूसरा ग्रुप होता है नियोनेटल कोलिस्टेसिस का, वो यही है कि बिल्कुल पैदाइश के फौरन साथ ही उसको कोई इन्फेक्शन हो गया लिवर में, जिसकी वजह से उसकी बाइल जो है वो ड्रेन नहीं हो पा रही। और डेफिनेटली हम इन्फेक्शन के लिए हमेशा हेपेटाइटिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब यहाँ पर हेपेटाइटिस ए, बी, सी वायरस वाला इन्फेक्शन है, कोई भी लिवर का इन्फेक्शन बच्चे को हो जाए, ठीक है। अब वो किसी भी सूरत में हो सकता है बिल्कुल फौरन पैदाइश के बाद। अब हमें ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि बच्चे को डेवलपमेंटल एनोमली है या इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, क्योंकि अगर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है तो सर्जरी करने का कोई फायदा नहीं, और डेवलपमेंटल है तो सर्जरी से ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात होती है। बस आपको ये दो ग्रुप्स मेन पता होने चाहिए। और उसके बाद हमारे पास जो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर होते हैं ना, खास तौर पे इसमें क्योंकि बाइल कलेक्ट हो रही है और वो जरा सी भी ड्रेन नहीं हो रही, तो बच्चों के जो हेपेटोसाइट्स हैं वो भी नए नए बन रहे होते हैं, तो वो जाइंट साइज हेपेटोसाइट्स बन जाते हैं, क्योंकि अभी वो फॉर्मेशन के प्रोसेस में होते हैं ना, अभी वो सारे तो नहीं बने होते। तो जब उनमें बाइल इकट्ठी होती है तो बड़ों के, हमने कहा था ना फेदरी डिजेनरेशन होती है, यहाँ पर फेदरी डिजेनरेशन होती है क्योंकि वो मेच्योर नहीं होते। अभी मेच्योर ना होने की वजह से वो जाइंट हो जाते हैं। तो जाइंट सेल ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी पर्टिकुलर वर्ड फॉर नियोनेटल कोलिस्टेसिस ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, याद रखना है आपने। और जो बिलियरी ट्रीज है वो अगले पार्ट में करते हैं। अभी तक किसी कोई मसला हो, कैन आस्क मी। थैंक यू।